शुगर अपने आप में डिजीज नहीं है, शुगर तो चाहिए थी, शुगर हमारा जीवन है, ग्लूकोज हमारा जीवन है, ये आधार है, यही ऊर्जा है। तो ये रोग कैसे हो सकता है? क्या शुगर को रिवर्स किया जा सकता है? शुगर को बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। दवाइयों की वजह से भी डायबिटीज होती है? बिल्कुल, पूरी सच्चाई है। डायबिटीज एक लिवर की समस्या है। डायबिटीज खुद में कोई डिजीज नहीं है। अगर आप खुश रह रहे हैं अपनी जिंदगी में और आप थोड़ा बहुत मीठा खा लेते हैं, सब पच जाएगा। हमारे पूर्वज भी ऐसे ही जीते आए हैं। कौन सा ब्रेकफास्ट डायबिटीज के मरीजों का दुश्मन है? पोहा, वन ऑफ द डेंजरस। उपमा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए तो वो तो और खतरनाक है। आप स्मोकिंग कर लें, ज़्यादा बेटर है। अगर पूरे दिन बैठे रह गए तो स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेटेस्ट रिसर्चेस कह रही हैं कि अगर वो अपनी नींद को सही करने जाए तो वो अल्टीमेटली अपनी डायबिटीज़ को ठीक करने जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को हीलिंग मोड में लेकर के जा रहा है। अगर कोई कहता है कि मेरा तो वजन ज़्यादा है, मैं आपको बोल सकता हूँ देसी घी खाने से वजन कम होता है। जिनका वजन कम है उनका मेंटेन होएगा, जिनका वजन ज़्यादा है उनका कम होएगा। अमित शाह जी का, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। उन्होंने बोला कि मैं आज अपनी समस्या से बाहर आकर के बिना दवाइयों के आपके सामने खड़ा हूँ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हम जुड़े हैं सिकंदर जी से। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी फॉर इनवाइटिंग मी। जी सिकंदर जी, हम बात करेंगे आज डायबिटीज पर। डायबिटीज पे वैसे तो बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर आज हम आम सवालों पर बात करेंगे ज्यादातर। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज एक बीमारी है या सिर्फ एक शरीर का वार्निंग सिग्नल है? जी, तो आपका जो ये प्रश्न है कि डायबिटीज क्या सिर्फ एक बीमारी है या एक वार्निंग सिग्नल है, तो मैं इसको यूं कहूँगा, बीइंग एन हेल्थ एडुकेटर एंड अ हेल्थ कोच, मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि ये एक सिम्टम है। डायबिटीज़ होती क्या है? मधुमेह, यानी कि मीठे की वजह से हमारे जब ब्लड, हमारा यूरिन जब मीठा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मधुमेह। मीठे का रोग है ना? तो ये मीठा ब्लड में क्यों है? भगवान ने, प्रकृति ने अगर हमारे को बनाया है और तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं, तो कुछ भी सही या गलत नहीं बनाया है। हम हर किसी चीज़ को दो नज़र से देखते हैं। या तो कोई चीज़ को हम कहते हैं ये सही है, या हम कहते हैं गलत है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज़ डिवाइन। कुछ भी सही या गलत नहीं बनाया है। तो बॉडी में ब्लड है और ब्लड के अंदर शुगर होती है। शुगर अगर वहाँ ब्लड में होगी, जो हम भोजन ले रहे हैं वहाँ से शुगर वहाँ पे जाती है, और शुगर आगे सेल्स में, यानी कि हमारी कोशिकाओं में जाती है वहाँ से। अगर ब्लड में शुगर होगी तभी तो सेल्स में जाएगी, और सेल्स में जाएगी तभी उससे एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी। अगर ये शुगर होगी ही नहीं, ग्लूकोज होएगा ही नहीं, तो एनर्जी भी नहीं बनेगी और हम अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, और उसके बगैर जीवन भी अधूरा है। तो जब ये शुगर ब्लड में ज्यादा हो जाती है, शुगर की कमी नहीं है, शुगर अपने आप में डिजीज नहीं है, शुगर तो चाहिए थी, शुगर हमारा जीवन है, ग्लूकोज हमारा जीवन है, ये आधार है, यही ऊर्जा है। तो ये रोग कैसे हो सकता है? हाँ, इसका कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, उसके पीछे का कारण कुछ और है, लेकिन इसका कम हो जाना या ज्यादा हो जाना ये एक सिम्टम है। तो आपका जो प्रश्न है, तो मैं उसका आंसर यही करूंगा कि ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। कई बार हमें स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, उस वजह से भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होती रहती है। एक जैसी शुगर नहीं बनी रह सकती, लेकिन हम इसको वार्निंग सिग्नल मान सकते हैं, या हम इसको सिंपल भाषा में कहें, लेमैन लैंग्वेज में, तो हम इसको सिम्टम कहें, इसको डिजीज ना कहें। जी, क्या शुगर को रिवर्स किया जा सकता है? जी, तो शुगर को बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। हम पहले रिवर्स का मतलब समझ लेंगे। हमें एक एक चीज का मतलब समझना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब है वापस लौट के आ जाना। हम कहीं गलत रास्ते पे निकल गए हैं और वहां से वापस लौट करके आएंगे, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स हो जाना। जैसे अगर मैं किसी एक रास्ते पे जा रहा हूं और आगे टी पॉइंट आ गया,
वहां से राइट मुड़ने का ऑप्शन था और लेफ्ट मुड़ने का ऑप्शन था। मैं लेफ्ट मुड़ गया। लेफ्ट मुड़ करके मुझे 10 किलोमीटर आगे जाकर के ये बात पता चली कि मैं गलत आ गया हूँ। किसी ने बताया कि आप गलत रास्ते पे आ गए हैं, आपको जाना कहीं और था और आप चले कहीं और आ गए हैं। तो अब मैंने जब वहां से गाड़ी को यू टर्न लिया, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल। अब मैं 10 किलोमीटर गलत निकल गया था। अगर अब मैं 2 किलोमीटर भी वापस आऊंगा तो भी रिवर्सल है, 8 किलोमीटर वापस आऊंगा तो भी रिवर्सल है। जब मैं पूरा का पूरा 10 किलोमीटर तक ठीक जहां से मैंने गलती करी थी, गलत दिशा में मुड़ा था, वहां तक वापस आ जाऊंगा, उसे हम रिवर्सल कहते हैं। अब जब तक मैं सही रास्ते पे नहीं चढ़ जाता हूं, तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता। जब मैं सही रास्ते पे चढ़ूंगा और सही डायरेक्शन में आगे जाऊंगा, उसे हम रेमिशन कहते हैं, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना कहते हैं। तो रिवर्सल बिल्कुल संभव है अगर कोई भी बीमारी मानव शरीर में बचपन से पैदा होते हुए नहीं आई है। वो बचपन से, वो जो बच्चा है वो उस बीमारी को, उस समस्या को लेकर के नहीं जन्मा है, बाद में आई है, तो हर एक चीज में रिवर्सल संभव है। हाँ, उसका किसी को पता है या नहीं पता है, ये बात अलग हो सकती है। दूसरा, वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो इंसान उसको रिवर्स, ये बात अलग हो सकती है। उसमें ज्यादा समय लग रहा है, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन रिवर्सल तो संभव है। ये हो गया अब रिवर्सल की बात। अब डायबिटीज रिवर्स हो सकती है क्या? बिल्कुल। डायबिटीज, जैसे कि मैंने बताया, वो कोई रोग नहीं है, वो एक सिम्टम है। तो एक सिम्टम अगर बना है तो उसके पीछे का कोई कारण होगा। उस कारण को अगर समझ लिया जाए, रूट कॉज समझ लिया जाए, जो कि हर इंसान में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर का जूता हर किसी को फिट नहीं आ सकता है। और ये मेरे गुरु डॉक्टर अवधेश पांडे भी बोला करते थे कि 7 नंबर का जूता हर किसी को फिट नहीं आ सकता है। तो डायबिटीज जो कि एक सिम्टम है, वो रिवर्स हो सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी जा सकता है। क्या डायबिटीज वाले मरीज को जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं? जी, तो हम इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसका उत्तर हाँ या ना में कर दूंगा तो बहुत आसान है कि मैं ये बोलूं कि हाँ खानी पड़ेगी, या मैं नहीं बोलूं कि नहीं ये तो छूट जाती हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और मैं इस पे थोड़ा सा एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज किसी को इस वजह से हुई थी क्या कि अगर उसने दवाई नहीं खाई थी और डायबिटीज हो गई? ऐसा नहीं है। डायबिटीज के पीछे का हर किसी का कारण अलग है, रूट कॉज अलग है। कांटा मेरे पाँव में चुभा हुआ है और पट्टी मैं हाथ पे कर रहा हूँ, ये ठीक ऐसी वाली बात है। तो क्या दवाइयों का कोई रोल नहीं है? मैं इसमें मेडिकल सेक्टर के साथ हूं। अगर किसी का शुगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, डायबिटीज अगर किसी की जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो अपने आप में एक मुसीबत हो सकती है। और अगर शुगर कम हो जाए तो भी मुसीबत हो सकती है। तो डायबिटीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो दवाई लेकर के ही किया जा सकता है। अब कारण क्या है? कारण उसके लाइफस्टाइल में होगा, कारण उसके भोजन में होगा, इमोशंस में होगा, स्ट्रेस में होगा, उसके काम में होगा, है ना? और भी कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों के ऊपर काम करके डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, और साथ के साथ ये दवाइयां भी डॉक्टर की मदद के साथ कम भी हो सकती हैं और छूट भी सकती हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि दवाइयों की वजह से भी डायबिटीज होती है, ऐसा हमें कई डॉक्टर्स ने भी बताया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल पूरी पूरी सच्चाई है। हम यहाँ पर पहले थोड़ी देर ये समझने का प्रयास करते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। मैं आपको एक लाइन में अगर कहूं तो डायबिटीज इज अ लिवर डिजीज। डायबिटीज एक लिवर की समस्या है। डायबिटीज खुद में कोई डिजीज नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के टॉप डॉक्टर्स और टॉप साइंटिस्ट और इवन विश्व के बड़े से बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि डायबिटीज एक लिवर डिजीज है। तो आप डायबिटीज को फिक्स क्यों करने जा रहे हैं? और जहां तक आपने जो प्रश्न करा कि लिवर, आपने प्रश्न किया कि दवाई खा करके भी डायबिटीज होती है। बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी हम दवाइयां खाते हैं, चाहे वो कैसी भी है, चाहे वो हम नींद की गोली ले रहे हैं, चाहे हम बुखार की गोली ले रहे हैं, वो धीरे धीरे जाकर के उसका जो असर है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो लिवर पे तो होते ही हैं। और धीरे धीरे लिवर अपनी फंक्शनिंग को कम कर पाता है, उसका फंक्शन उतना अच्छा नहीं रह पाता है। और जब लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिज्म, 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 मेटाबॉलिज्म,
इम्बैलेंस हो जाता है, डिसफंक्शन होने लगता है, उसकी वजह से आने वाली ये समस्या है। तो बिल्कुल दवाइयों का असर होने पर डायबिटीज की समस्या हो सकती है। सिकंदर जी, अगर किसी की शुगर 300 प्लस है तो वो ऐसी कौन सी गलती कर रहा है जिसे उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए? तो अगर 300 प्लस उसकी शुगर है तो हमें समझना होगा कि क्या-क्या कारण डायबिटीज के बढ़ने के हो सकते हैं, क्या-क्या कारण उसके इम्बैलेंस के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो है उसकी दिनचर्या, उसका भोजन, पानी, हवा, धूप, सूर्य और उसके साथ-साथ उसके विचार, व्यवहार, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अब 300 से ज़्यादा शुगर हो रखी है, अब वो ये सारी चीज़ों को सही करने बैठे और सोचे कि मेरा 300 से नीचे आ जाए, जल्दी-जल्दी आने को आ भी सकता है। लेकिन मेरा तो यही कहना होगा कि उस पर्सन को एक बारी के लिए अपने आप को मैनेज कराना होगा, किसी भी मेडिसिन के थ्रू, किसी भी चीज़ों के थ्रू। एक बारी थोड़ा बैलेंस आएगा, साथ के साथ रूट कॉज़ पे काम करके वो पूरे तरीके से डायबिटीज़ से ज़रूर बाहर आ सकता है, ये कह सकते हैं हम। लेकिन 300 प्लस है और वो ये सोचे कि मैं कोई डाइट खा लूँ और फटाफट मेरा शुगर नीचे आ जाएगा, है ना? और अगर वो ये सोचे कि मैं कुछ ना कुछ और कर लूँ, जिससे कि मेरे को कोई ऐसा रास्ता बता दे कि मैं वो करूँ और मेरा शुगर कम हो जाए, तो होने को हो भी सकता है, जैसे कि मैंने बताया। अगर वो रूट कॉज़ पे काम कर जाएगा तो हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है वो समझ लेते हैं हम। अगर उसका शुगर ज़्यादा हो गया और लंबे समय तक ज़्यादा रह गया, तो वो पर्सन कीटो एसिडोसिस फेस में जा सकता है, जो कि अपने आप में ही एक भयावह स्थिति है। उसमें कोई ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो मैनेज करना ज़रूरी है। पहले मैनेजमेंट और उसके बाद देखना है कि निवारण कैसे करना है हमें उस समस्या का। और उसके निवारण में हमें सबसे पहला कदम जो लेना होता है वो है, जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है उसको एब्सटेन कराना, यानी कि अवॉइड करना। पहले जो चीज़ गलत है हमारे लिए उसको रोकना, बाद में उन चीज़ों के बारे में पूछना कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा जिसको हम ऐड करें अपने लाइफ़स्टाइल में। पहले तो जो नुकसान कर रहा है उसको रोकें, अवॉइड करें। क्या डायबिटीज का इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक है? मैं इसमें बिल्कुल, मेरा मानना भी यही है, क्योंकि नॉट इवन कि ये किडनी पे, हार्ट पे और इन चीज़ों पे ही असर डालता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और भी ना जाने डायबिटीज से होने वाले कितनी मुसीबतें हैं, गैंग्रीन तक जिसमें पाँव काटना पड़ जाता है ना? तो हम सोच नहीं सकते हैं, डायबिटीज इज़ अ कॉस्टली डिज़ीज़। ये एक बहुत महँगा रोग है। अगर जो लोग इसको रोग बोलते हैं, मैं तो सिम्पटम बोल के शुरुआत करी है मैंने, ताकि लोगों का फ़ियर निकले, क्योंकि ये समस्या नहीं है। शुगर तो चाहिए हमारी बॉडी में, बस उसका बैलेंस करना है, इसी नज़रिए से हमें उसको देखना है। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये एक कॉस्टली अफ़ेयर है, क्योंकि ये एक समस्या नहीं है, ये एक समस्या कई सारी समस्याओं को जन्म देती है। अब आप देखिए ना, इसको आप इस नज़र से समझिए, आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। हमारे पाँव में काँटा चुभ गया, अब काँटा चुभा हुआ था और मैंने पट्टी हाथ में कर दी। अब मैं उस पट्टी को हर 1 हफ्ते बाद जाकर के डॉक्टर से चेंज करा रहा हूँ कि आप मेरी पट्टी चेंज कर दीजिए, लेकिन मेरा काँटा वहीं चुभा चुभा हुआ है और उस काँटे की वजह से घाव बढ़ता चला जा रहा है। तो घाव बढ़ रहा है तो समस्या बढ़ेगी और वो एक समस्या दूसरी कई समस्याओं को जन्म देगी। तो हमें इसको इस नज़र से देखना है। एक तरफ हमारा बैड लाइफ़स्टाइल और वो जो रूट कॉज़ है जिसको हमने आइडेंटिफ़ाई नहीं किया और हम गलतियों पे गलतियाँ करते चले जा रहे हैं अपने जीवन में, जिसकी वजह से वो रोग अंदर ही अंदर बढ़ता चला जा रहा है, एक रोग से दूसरा रोग बनता चला जा रहा है। दूसरी तरफ हम उन दवाइयों को ले रहे हैं जिससे मैनेज तो कर रहे हैं हम टेम्परेरीली, लेकिन हमारे उन दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे तो सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि 15-20 साल में उसके अच्छे खासे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं डायबिटीज़ की दवाई के, जिससे कि धीरे-धीरे ऑर्गन्स पे भी इम्पैक्ट होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डायबिटीज़ की दवाई को लेकर के हम ज़रूर कह सकते हैं कि उससे नुकसान है, लेकिन ये समाधान, मान लिया कि वो नुकसान है, आप समाधान पे फ़ोकस करिए तो समाधान होने लगेगा। लोग समाधान पे फ़ोकस नहीं करते हैं, वो एक दवाई छोड़ कर के दूसरी दवाई ऐसी ढूँढने लगते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो कहते हैं कोई आयुर्वेदिक दवाई लेकर के कुछ बैलेंस कर लेते हैं। क्यों बैलेंस और मैनेज करने में आप लगे हैं?
क्यों आप वापस नहीं आना चाहते हैं, क्यों आप रूट कॉज पे काम नहीं करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात का आंसर तो यही है, हमारा दवाइयों से इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा खतरनाक है, जितनी बड़ी ये समस्या नहीं है। क्या डायबिटीज में फल खाना जहर के बराबर है? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या क्यों आती है? क्योंकि हाइपर इंसुलिनेमिया हो गया है। हाइपर इंसुलिनेमिया का मतलब इंसुलिन का ज्यादा हो जाना। जितना ज्यादा इंसुलिन होगा उतना ही कम वो शुगर को करेगा, क्योंकि वो शुगर को उठा के कहीं ना कहीं स्टोर करने की कोशिश करेगा। अब शुगर ज्यादा हो रही है तो हमें शुगरी फ्रूट्स तो नहीं लेने चाहिए, फ्रुक्टोस वाले फ्रूट्स तो नहीं लेने चाहिए। आप कहेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसा ऐसा बोलते हैं कि नहीं लेने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो देखिए, हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी का रूट कॉज अलग है ना, और हर किसी का भोजन करने का तरीका अलग है। आप देखिए ना, हम में से बड़े सारे लोग अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं। कोई आम लेगा तो उसको मैंगो में डाल के मैंगो शेक बना देगा, कोई आम को यूं खाएगा और बहुत ज्यादा खाएगा, कोई आम को रोटी खाने के बाद खाएगा। एक ही आम है, खाने के तरीके अलग हैं। वीडियो बनाते हैं या हम जब इस तरीके से इंटरव्यू में बात करते हैं तो हम अक्सर बात इस तरीके की करते हैं जो जेनरिक होती है। अब मैं जनरल बोल दूंगा कि आम खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, तो डायबिटीज वाले सभी आम खा रहे होंगे, जबकि उसमें से कुछ लोगों को दिक्कत बढ़ जाएगी, कुछ लोगों को दिक्कत नहीं बढ़ेगी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सेफ रहना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप जो मीठे फल हैं जिनमें फ्रुक्टोज कंटेंट ज्यादा है उनको अवॉइड ही करें। हम भारत के वासी हैं और भारत में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो कहने का मतलब है आपके पास इतने तरह के सीजनल फ्रूट्स हैं, जरूरी है कि आपको एक या दो फल जो बहुत ज्यादा हाई फ्रुक्टोज कंटेंट वाले हैं वही लेने हैं? ऐसा नहीं है। क्यों लेना है आपने वो? और आप 2 से 3 महीना 4 महीना अच्छे से अपने रूट कॉज एनालिसिस वाले काम पे लगाइए, ताकि आप रूट कॉज जड़ पे जाकर के अपनी समस्या का समाधान करें। इस बीच आप बहुत ज्यादा मीठे फल ना खाएं, बाद में आप धीरे धीरे अपने मीठे फलों को ऐड करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, आज से 6 साल पहले मुझे डायबिटीज थी, है ना, 375 मेरा फास्टिंग शुगर था। तो आज मैं आपके सामने हूँ, 6 साल से मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने भी एक बहुत लंबे समय तक मीठे फलों को बिल्कुल नहीं करा। आज भी मैं बहुत लिमिटेड ही मीठे फल, बहुत ज्यादा जो फ्रुक्टोज वाले फल है मैं वो लेता हूँ। अदरवाइज उसकी उसकी जो लिमिट है मैं बहुत कॉन्शियस होके लेता हूँ, उसको लिमिटेड लेना है चाहिए। इतना ज्यादा लेकर के अब मैं आज की डेट में भी ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक लंबा समय लगता है डायबिटीज से ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति में आने के लिए। उतना समय आपको अपने शरीर को देना पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे कि आपने 1 महीना कोई डाइट अच्छे से फॉलो कर लिया और उसके बाद दूसरे महीने आप वही कर रहे हैं जो आप पहले करते थे, तो आपकी समस्या वहीं आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रूट कॉज समझना है। रूट कॉज हो सकता है स्ट्रेस हो, तो आप कहें कि उसमें फल का लेना देना क्या है? देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा मीठा फल लेंगे तो वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके शुगर लेवल को और बढ़ा सकता है। एक तरफ से स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है और एक तरफ से मीठे फल से ऐड हो रहा है। तो आप समझिए, आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जब हम चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो अक्सर हमारे को क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने की, कुछ ना कुछ मीठा खाने की। आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप ऐसा महसूस भी करेंगे, स्ट्रेस होने पे मीठा खाने की क्रेविंग होती है। इसके पीछे बहुत डीप साइंस है, क्योंकि इसके पीछे लिवर का कनेक्शन है। क्योंकि लिवर बहुत सारे शुगर को रिलीज करता है। जब जब हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आती है, शुगर रिलीज कर देता है लिवर। तो जब वो रिलीज कर देता है तो उसको और शुगर चाहिए होती है, इसीलिए आपको क्रेविंग होती है मीठा खाने की, है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी होती है हमें, इस वजह से भी हमें लगता है कि शायद एनर्जी लो हो रही है हमारी। वो हो रही होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से। वो हमारे भोजन में वो पोषक तत्व हमें मिल नहीं पाते हैं और हम वो अपने दूसरे भोजन से
वो शुगर के बहाने, ग्लूकोज के बहाने उसको पूरा करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट हम हो नहीं पाते हैं, 2-3 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है और हम बार-बार खाते रहते हैं और अपनी समस्या को बढ़ाते रहते हैं और नई-नई दवाई से अपनी शुगर को मैनेज करते रहते हैं। हम बेसिक साइंस और बेसिक रूट कॉज़ को अगर समझ जाएँ, तो बात बन जाएगी। जी। क्या गुड़, शहद और ब्राउन शुगर सेफ है डायबिटीज वालों के लिए? ये ठीक ऐसा ही है, जैसे कि गंगाधरी शक्तिमान है, मैं सीधा कहूँगा। कुछ भी सेफ नहीं है। अगर सेफ की बात करेंगे तो कुछ भी सेफ नहीं है, और अगर दूसरे तरीके से सेफ की बात करूं, अगर कॉन्शियस होके कोई चीज लेगा तो सब कुछ सेफ है, कुछ भी अनसेफ नहीं है। सही सोच, सही विचार, बिना स्ट्रेस के, हैप्पी रह करके, अगर आप खुश रह रहे हैं अपनी जिंदगी में और आप थोड़ा बहुत मीठा खा लेते हैं, सब पच जाएगा। हमारे पूर्वज भी ऐसे ही जीते आए हैं। वो इतने तनाव में और इतनी चिंता में नहीं थे, इतने भय में नहीं थे, इतने फियर में नहीं थे। लेकिन जब जब हम इतने ज्यादा फियर, इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मीठा भी खाते हैं। आप सभी ने अक्सर गौर भी किया होगा कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कड़वाहट होती है, तब जाकर के हमारे को भोजन में मीठा चाहिए होता है। अदरवाइज मीठे की एज सच रिक्वायरमेंट उतनी पड़ेगी नहीं। आप अपनी जिंदगी में मिठास लेके आइए और भोजन भी मीठा लगने लगेगा, अमृत लगने लगेगा। यही तो जीवन जीते आ रहे हैं हमारे जितने भी फकीर हैं, जितने भी हमारे साधु संत हैं, उनकी जिंदगी में मिठास होती है। उनको बहुत ज्यादा कुछ मीठा नहीं चाहिए होता है। उनको ऐसा नहीं चाहिए होता है कि ओ मैं व्हाइट शुगर ना लूं तो गुड़ ले लूं क्या, ओ मैं गुड़ ना लूं तो क्या देसी खांड ले लूं, या ये ले लूं या वो ले लूं। एवरीथिंग इज शुगर। आप मुझे बताइए ना, गुड़ जाएगा ब्लड में, जब जाएगा तो ग्लूकोज ही तो बनेगा। हाँ, थोड़ा सा स्लो जाएगा, लेकिन वहां पे ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो बढ़ाएगा तो ग्लूकोज ही ना, वो बढ़ाएगा तो ब्लड शुगर लेवल ही, कम तो करेगा नहीं। तो हमें समझना ये है कि आप जितना मर्जी कुछ अच्छा ले लीजिए, जब हम फ्रुक्टोज की बात कर रहे हैं, फ्रूट की बात कर रहे हैं, उससे शुगर बढ़ सकता है, तो गुड़ से तो डेफिनेटली बढ़ सकता है। गुड़ तो वैसे भी प्रोसेस्ड है, वो सीधा सीधा गन्ना चबा के नहीं खा रहे हैं हम गन्ने का रस निकाल के उसको प्रोसेस करके गुड़ बना रहे हैं। तो बिल्कुल डायबिटीज वाले पेशेंट्स को थोड़ा संभल के रहना चाहिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके आना चाहिए। एक टारगेट ले लेना चाहिए उनको कि 2 से 3 महीने में रूपांतरण करना है उनको। उनको अपने मन को बैलेंस रखना है, उनको खुश रहना है और निराश नहीं होना है। जिंदगी भर के लिए कोई मीठा खाने के लिए मना नहीं कर रहा है। 2 से 3 महीना थोड़ा अपने आप को सही चलाएं। जब शुगर बैलेंस आने लगेगी, आप हफ्ते में 1 आधा दिन एंजॉय करिए, थोड़ा बहुत खा लीजिए, कैसा भी मीठा खा लीजिए, कुछ भी नहीं होगा आपको। 6 दिन तो आप अच्छे निकालेंगे ना, और धीरे 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 ये स्थिति आपकी बदलती चली जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लैंसेट जो बहुत बड़ा जर्नल है, उसकी स्टडीज में छपा है कि मिनिमम 1 से 2 साल मिनिमम लगते हैं पेनक्रियास को रिवाइव होने में। हमारे ये जो ग्रंथि है ना, पेनक्रियास है ना, हमारा ये जो ऑर्गन है बॉडी में, इसका वेट कम हो जाता है धीरे धीरे धीरे। इसी को ही डायबिटीज कहते हैं। ये एक तरह से इसका वजन कम हो जाता है, ये सिकुड़ने लगता है, ये वापस बन पाए, वापस डेवलप हो पाए, जो इसके पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वापस रीजनरेट हो पाए। और आपके सही लाइफस्टाइल के साथ होगा, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट से होगा, आपके हैप्पीनेस से होगा। मेरा एक स्टार्टअप है सप्तकोश के नाम से। तो सप्तकोश क्या है? अनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, आत्मिक कोश और परमात्मिक कोश। दीज आर द 7 कोशास। इन 7 कोशास का ध्यान रख के ही होगा। जब ये होगा तो इसको 1 से 2 साल संपूर्ण वे में लगेगा। बीच बीच में आप कई बार चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इसीलिए आप अपनी थोड़ी सी दूरी शुरुआत में गुड़, चीनी और इन चीजों से बना के रखें। अदरवाइज एक के बाद नहीं तो दूसरी समस्या आना निश्चित है। आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो, थोड़े टाइम के लिए किसी दवाई से आपका शुगर मैनेज हो सकता है, लेकिन बाद में एक समस्या से दूसरी समस्या बन जाएगी। आप बाद में कहेंगे देखिए मेरी रिपोर्ट में ना अब नहीं आ रहा, मैंने फला फला डाइट फॉलो करी लेकिन अब मेरी शुगर कंट्रोल आती है, लेकिन आपकी बॉडी में एक और डिजीज बना हुआ है दूसरा। आप कहेंगे हाँ ये डिजीज अलग है और वो चीज अलग थी। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बॉडी में सब कुछ एक दूसरे से ही जुड़ करके चलता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सारे ऑर्गन, सारे हॉर्मोन्स।
क्या शुगर छोड़ देने से यानी कि चीनी छोड़ देने से डायबिटीज ठीक हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं फिर से वहीं पे आऊँगा, क्योंकि ये प्रश्न वहीं से उन लोगों के आते हैं जिनको रूट कॉज़ नहीं पता। उनको ये नहीं पता है क्या उन्होंने चीनी ज़्यादा खा ली थी, इसीलिए डायबिटीज़ आ गई क्या? नहीं। जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से मन व्यथित रहा है, परेशानी रही है, दुख रहा है। उस दुख को छुपाने के लिए हमने अपने भोजन में कुछ त्रुटियां करी हैं और सारी चीजों के समावेश से, एडिशन से जो रिजल्ट बन करके आया है, उस सिम्टम का, उस समस्या का नाम डायबिटीज है। इम्बैलेंस हो गया। लेकिन अब समस्या थी, मान लीजिए किसी की जॉब चली गई और उसका डायबिटीज का समस्या बिगड़ गया या ज्यादा हो गया, पहले से था या नहीं भी था तो बन गया। अब उसका किस लिए डायबिटीज आया? क्योंकि वो ऑक्यूपेशन जो था उसका, उसकी जो नौकरी थी वो चली गई। अब हमने उसको दवाई दे दी शुगर की। क्या शुगर की दवाई नहीं खाई थी इसलिए डायबिटीज आया था क्या? बिल्कुल भी नहीं। डायबिटीज इसीलिए आई थी क्योंकि वो उसकी जॉब चली गई और उसके लिए चिंता तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो गई। अब वो चिंता तनाव की स्थितियां जाएंगी और उसके जीवन में अगर खुशी आएगी, स्ट्रेस नहीं होएगा उतना, है ना, मैनेजेबल स्ट्रेस होगा, तो उसका डायबिटीज नॉर्मल अपने आप आने लगेगा, उसका भोजन भी अपने आप सही होने लगेगा, वो संतुष्ट होने लगेगा अपने जीवन में। लेकिन इन बातों पे इतना गहरा कोई जाता नहीं है। सीधा पहली आंख आती है कि क्या हम चीनी खाना छोड़ दें? मैं ये तो कहूंगा कि चीनी आपको छोड़नी तो पड़ेगी। चीनी वैसे भी, व्हाइट शुगर जो है वो वैसे भी जहरी है एक तरह से, है ना। लेकिन खाली चीनी छोड़ देने से आपका शुगर चला जाएगा? नहीं, हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। क्या आपके गलत खान पान से डायबिटीज की समस्या आई है? क्या आपकी रात की नींद अच्छी नहीं थी, आप लेट सोते थे, उस वजह से डायबिटीज आई है? क्या आप स्ट्रेस, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी में ज्यादा रहते थे, उस वजह से डायबिटीज आई है? क्या आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल था, आप पूरे दिन बैठे रहते थे, उस वजह से डायबिटीज आई है? क्या आप धूप में बिल्कुल नहीं निकलते थे? क्या आप नेचर में बिल्कुल नहीं जाते थे, डीप ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं करते थे, है ना? क्या आप डिहाइड्रेटेड रहते थे, उस वजह से धीरे धीरे ये समस्या बनने लगी है? तो ये सारी समस्याएं जो भी हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर हाइपर इंसुलिनेमिया या इंसुलिन सेंसिटिविटी की समस्या को बनाती हैं, तभी जाकर के टाइप 2 या फिर टाइप 1 डायबिटीज की समस्या आती है। अकेले शुगर को छोड़ देने से समस्या नहीं जाएगी, हमें रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। डायबिटीज के बाद कई लोगों का वजन बढ़ जाता है और कई लोगों का वजन घट जाता है, तो किस तरह की शुगर होती है जो वजन बढ़ाती है और किस वजह से ये वजन बढ़ जाता है, और कई बार वजन घटता है तो वो किस वजह से घटता है? जी, ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ये बात को समझ लेगा कि डायबिटीज में वजन किसी किसी का बढ़ जाता है, किसी किसी का वजन घटता ही रहता है, बढ़ता ही नहीं है, वो बिल्कुल दुबला पतला एक आदमी, और एक जो इंसान है वो कह रहा है कि मैं तो ओबीज हुआ चले जा रहा हूँ, मेरा शुगर का प्रॉब्लम है, वजन बिल्कुल कम ही नहीं होता है। तो ये दो बातें हैं और दो तरह के डिफरेंट केस हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है और डिफरेंट डिफरेंट समस्याओं ने रुख ले लिया है, अलग अलग डायरेक्शन की तरफ मुड़ गई हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें इस समस्या को जितना ज्यादा हम समझेंगे उतना ज्यादा हम बाहर आ पाएंगे। देखिए, नेल्सन मंडेला जी कह के गए ना एक बात, कि एडुकेशन से बड़ा कोई वेपन नहीं है। आपको अपनी समस्या को लेकर के अगर आप एडुकेट हो गए, अगर आपको नॉलेज मिल गई, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है, क्लैरिटी से आपको पावर मिलती है। और आज की डेट में हर कोई पावरफुल होना चाहता है, लेकिन पावरफुल होने के लिए आपको पैसे नहीं होने चाहिए आपके पास, पावरफुल होने के लिए आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको कि समस्या क्या है, और उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए आज आप इस सेशन में, इस इंटरव्यू को जब आप सुन रहे हैं, तो आपको यही समझ आएगा कि डायबिटीज की समस्या आखिर है क्या। हमने भोजन लिया, भोजन लेने के बाद वो भोजन पेट में जाकर के उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ, पहले माउथ में ब्रेक डाउन हुआ, फिर स्टमक में ब्रेक डाउन हुआ, फिर इंटेस्टाइन में जाकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो भोजन के जो पोषक तत्व थे वो एब्जॉर्ब होने लग गए, हमारे रक्त में पहुंच गए, उसमें ग्लूकोज भी पहुंचा, उसमें प्रोटीन भी,
है ना, फैट भी, विटामिन भी, मिनरल्स भी, ये सब चले गए। अब ये जो ग्लूकोज गया, तो ये ग्लूकोज कई बार इतना ज्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो एक बारी खाए वो योगी, जो 2 बारी खाए वो भोगी, और जो 3 बारी खाए वो रोगी। और हम लोग तो महारोगी हैं, हम मल्टीपल टाइम्स खाते हैं। तो जब हम बार बार खाते हैं तो बार बार ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और सेल्स कहते हैं, हमारी कोशिकाएं कहती हैं, हमने तो ये मांगा नहीं था आपसे, आप हमें क्यों देने आ रहे हैं? तो वो रेजिस्ट करते हैं। और भी कई सारे कारण होते हैं, इन्फ्लामेशन भी एक कारण है रेजिस्टेंस का, यानी कि वो बाधित करते हैं इंसुलिन को कि आपको अभी एंट्री नहीं देंगे, हम ग्लूकोज को एंट्री नहीं देंगे, हमें अभी नहीं चाहिए। इन्फ्लामेशन भी उसमें से एक कारण है। सेल्स के अंदर फैट हो जाना भी एक कारण है ना। और भी 3 या 4 टोटल मिलाकर के कारण है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण, सबसे मेन कारण जो है वो हमारा बार बार भोजन करना है। आप भोजन में चाहे बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, आपने कहा मैं तो मिलेट खाता हूं, आप मिलेट को थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहे हैं, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने पीने में लगे हुए हैं, तो आपका शुगर जल्दी करके मैनेज नहीं होएगा। क्योंकि सेल्स को एक बारी अच्छे से भोजन चाहिए होता है, एक बारी अच्छे से ग्लूकोज चाहिए, और जो हमारी ब्लड में इंसुलिन आता है उसको 7.5 घंटे लगते हैं मेटाबोलाइज होने में। हम बार बार खाने के चक्करों में ही बीमार पड़ते हैं। अब आपने थोड़ी देर पहले खाया था, सेल्स ने ले लिया, अब थोड़ी देर बाद दोबारा ग्लूकोज आ गया, तो सेल्स ने कहा अभी तो हमें नहीं चाहिए। अब मुझे बताइए इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन इज एन ग्रोथ हार्मोन, उसको ग्रोथ करनी है, वो कहीं ना कहीं सेल में जाकर के डालेगा, ग्लूकोज को भी, फैट को भी, वाटर को भी, अकेले ग्लूकोज को एंटर नहीं कराता है। वो इंसुलिन उस शुगर को जो बाहर पड़ी है, जो सेल जिसको अंदर एंटर नहीं होने दे रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, वहां पर वो इंसुलिन उस शुगर को उठा करके लिवर में जाके स्टोर करेगा ग्लाइकोजन में, जिसको हम बाद में फैटी लिवर कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस तो आता है, लेकिन पहला डिजीज क्या बनता है? दैट इज फैटी लिवर, जिसको हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। हम उसके लिए टेस्ट भी कौन सा कराते हैं? एलएफटी, जिसमें कुछ पकड़ में नहीं आता है। हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बहुत अरसा लगेगा अल्ट्रासाउंड में पकड़ने के लिए। फाइब्रो स्कैन कराएंगे तो इस सदी के जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस के सरीन जी, उनको सुनना पड़ेगा आपको। उन्होंने तो साफ कहा है ना कि फैटी लिवर, 5% फैट के ऊपर भी अगर फैट हो गया लिवर में, दैट शुड बी टर्म्ड एज फैटी लिवर। तो उनका बिल्कुल कहना सही है। यही बात डॉक्टर पांडे कहते थे, है ना। तो पूरे टाइम वो यही बात कहते रहे कि भाई हमें लिवर को सही रखना है। तो आप फैटी लिवर होता चला जाता है, उसके बाद लिवर भी बस कर देता है। लिवर ना हमारे बॉडी में महादेव का काम करते हैं। महादेव अपने कंठ में धारण कर लेते हैं विष को, कि भाई ले आओ, कोई और तो लेगा नहीं, मैं ही ले लेता हूँ। लेकिन एक टाइम पे बस हो जाती है। उसके बाद हमारे जितने भी बॉडी के एडिपोज टिश्यूज हैं, यानी कि फैट सेल्स हैं, उसमें जाकर के इंसुलिन उसको स्टोर करने लगता है और हमारा वजन बढ़ने लगता है, यानी कि हमारा शुगर फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है। अब उस फैट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें जो घर बनाती है अपना, उसका नाम है टॉक्सिन। छुप जाते हैं टॉक्सिन्स, अपनी जगह ही उस फैट में बनाते हैं। तो जब भी हम डिटॉक्स करते हैं, इसीलिए वेट लॉस होता है, क्योंकि फैट के साथ साथ वो टॉक्सिन्स निकलते हैं। इसके बाद क्या होता है? ये एक तरह की डायबिटीज हो गई, जिसके अंदर लोगों का वजन बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है? शुगर को उठा करके फैट में कन्वर्ट कर दे रहा है, और फैट बढ़ता चला जा रहा है। बैली फैट बढ़ रहा है, फैटी लीवर बढ़ रहा है, और ओवरऑल फैट बढ़ रहा है, बॉडी का वजन बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि एक इंसान मोटा हो रहा है। लेकिन दूसरे केस में ऐसा क्या हो रहा है? क्या वहां पे इंसुलिन नहीं है, या क्या ऐसा हो रहा है? इंसुलिन की कमी होना कुछ केसेस में ये दिखाती है कि वहां पर शुगर को अंदर सेल्स में डालने के लिए भी इंसुलिन उतना पर्याप्त नहीं है, या सही समय पे नहीं आ पा रहा है वहां पर। तो ऐसा होने पे बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप बॉडी सरवाइव करना चाहती है, जीवित रहना चाहती है बॉडी को। अब आपका सुबह से लेकर रात तक का, इवन सोने तक का भी जो काम है, सारे कामों को जोड़ देंगे, सब में हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी के लिए बॉडी डिमांड करती है, और बॉडी को मजबूरन वश हमारे जो फैट सेल्स हैं उसको तोड़ना पड़ता है, उसमें से एनर्जी को उठा करके यूटिलाइज करना पड़ता है। तो जब फैट सेल्स को तोड़ेंगे तो शरीर पतला होता चला जाता है, वजन गिर जाता है, इंस्टेड ऑफ कि वो वजन बढ़े। तो ये दोनों ही समस्याएं हमारे इंसुलिन के, और इंसुलिन की समस्या के पीछे एक मुख्य कारण
भोजन है। लेकिन वजन कम होने वाले पर्सन में मुख्य कारण जो देखने को मिलता है वो चिंता और तनाव है। स्ट्रेस की वजह से ऐसा ज्यादा होता है, जिसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी और ऐसा हो जाता है कि इंसुलिन उतना नहीं निकल पाता है और वो इंसान का वजन धीरे धीरे कम हो जाता है। एक ऐसी चीज जो डायबिटीज पेशेंट रोज खाता है और शुगर बढ़ाता है। मैं तो यूं कहूंगा कि इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। जैसे हम भारत के वासी हैं, भारत रोटी सब्जी दाल चावल इस पे चलने वाला देश है। अब जोन सी मर्जी डाइट आ जाए, जोन से मर्जी लोग आ जाएं, मेरे गुरु तो मुझे यही बता के गए और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ, लोगों का जीवन बदल रहा है। मैं उनको सही तरीके से रोटी सब्जी दाल चावल खाना ही सिखा रहा हूँ। एक डायबिटीज पेशेंट ये चीज देख करके ना घबराए कि मेरे को रोटी खाने के लिए मना किया गया है, वो खाए रोटी। क्योंकि जितना वो घबराएगा, जितना वो डरेगा, उतना शुगर और बढ़ने वाली है। लेकिन वो रोटी से ज्यादा दाल खा पाए, अपने आप को वो स्थिति में लेके आए। सुन करके पहली बार में आप सभी को थोड़ा अजीब लगेगा, आप कहेंगे हम तो खाते हैं दाल। मैं सुबह से लेके शाम तक यही काम करता हूँ, लोगों को सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल के बारे में ही बता रहा हूँ। और नहीं पता है, नहीं पता है, लोग रात में दाल खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार रात में कोई भारी चीज लेनी ही नहीं चाहिए, जो सुपाच्य है वही लेना चाहिए। रात में इतनी दालें, हैवी दालें चीजें हम खा रहे हैं, वो लेनी ही नहीं चाहिए। सुबह का पहला भोजन आपका दाल से शुरुआत होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है आपको हर एक मील को देखना है, पूरी डाइट को मत देखने जाइए। मैं अलग से प्रोटीन का पाउडर ले लूं, अलग से मैं कार्बोहाइड्रेट ले लूं, अलग से किसी मील में मैं फैट ले लूं थोड़ा सा, फिर थोड़े से विटामिन मिनरल्स की कोई गोली ले लूं। जिंदगी और जीवन और हमारा शरीर ऐसे नहीं काम करता है। जीवन और शरीर देखेगा कि आपकी थाली संपूर्ण है कि नहीं, उसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल सारा कुछ होना चाहिए। अगर आपका भोजन संपूर्ण है तो आप स्वस्थ होते चले जाएंगे, आपका डायबिटीज मैनेज होता चला जाएगा। आप हैरान होंगे ऐसा देख करके। मैं उसी रोटी सब्जी दाल चावल को खिला करके ही लोगों को स्वास्थ्यता की तरफ लेके आ पा रहा हूं। सो कहने का मतलब है कि क्या ना खाएं, तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं कि आप जो खाना चाहें वो खाएं, रोटी सब्जी दाल चावल में ही खाएं, भारतीय भोजन करें, खाना मत खाएं। जो खाएं वो मैंने बताया, लेकिन क्या नहीं खाएं, खाना ना, वो नहीं खाना है, खुद में मना कर रहा है। खाना क्या होता है? फैक्ट्री फूड, एनिमल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और पैकेज्ड फूड और आपका फास्ट फूड जंक फूड, ये सारे खाना है, ये भोजन नहीं है। भूमि से इनका जन्म नहीं हुआ है। जिनका जन्म भूमि से हुआ है वही भोजन करें और संपूर्ण करें। ऐसा नहीं कि मैंने अभी रोटी ज्यादा खा ली, एक कटोरी दाल, 4 रोटी खा रहे हैं हम, फिर कह रहे हैं डायबिटीज हो गई। तो होएगी ही ना, इसमें आश्चर्यचकित क्यों हैं आप, है ना? बार बार खा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। भूख ना लगे बार बार, उसके लिए क्या करना है? तो आपको जब आप प्रोटीन बढ़ाएंगे तो आपकी समस्या का निदान होने लगेगा। तो आपका जो प्रश्न था कि क्या ना खाएं, खाना नहीं खाना है, भोजन करना है। कौन सा ब्रेकफास्ट डायबिटीज के मरीजों का दुश्मन है? जी, तो सभी का फेवरेट ब्रेकफास्ट बता देता हूं, पोहा, वन ऑफ द डेंजरस। उपमा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। फिर अगर मैं यूं कहूं, अगर आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, तो वो तो और खतरनाक है। कहने का मतलब जितना रिफाइंड प्रोसेस्ड और ओनली कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड है वो सारा का सारा खतरनाक है ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट के ऊपर जब आपने वंदना मैम अगर सवाल उठाया है, तो मैं आपको कहूंगा कि ब्रेकफास्ट सबसे अच्छे तरीके से संपूर्ण भोजन के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ब्रेकफास्ट को खंडित दृष्टिकोण से किया है। जैसे कि हम ब्रेड लेते हैं, उसके ऊपर वो बटर लगा लेते हैं। मैं किसी ब्रांड किसी कंपनी
का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन हम ब्रेड के ऊपर जैसे बटर लगा लेते हैं और वो खा लेते हैं और हम सोचते हैं कि हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अच्छा, हम उसके अंदर अब प्रोटीन को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, एग एग डाल देते हैं हम, एग खा लो, बॉइल्ड एग, तो हम उसको अपना ब्रेकफास्ट बताते हैं। हम हमारा ब्रेकफास्ट ही थोड़ा अजीब सा होता है। अगर कुछ अच्छे से हम खाने लग जाएं तो आप देखें, ध्यान से देखेंगे, परांठा खा लेंगे हम। अच्छा, उसके साथ कोई दूध पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, चाय भी हमारा ब्रेकफास्ट का एक हिस्सा है। अच्छा, कोई कोई लोगों से मैं मिलता हूँ वो कोल्ड कॉफी पी रहे हैं ब्रेकफास्ट में, मैं हैरान होता हूँ उनको देख करके। आजकल तो गर्मियों का टाइम चल रहा है तो मैंगो शेक पीते हैं, एक 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 घूंट मैंगो शेक का और एक तरफ एक गिराई रोटी की किसी दाल या सब्जी के साथ, कुछ ऐसा ऐसा भी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एक तरफ पराठा खा रहे हैं, एक तरफ शेक पी रहे हैं। तरह तरह की चीजें चल रही हैं और उसको वो हेल्दी बताते हैं। वो कहते हैं हमें तो सूट हो रहा है, लेकिन सूट नहीं हो रहा है। धीरे धीरे 10 से 15 साल के अंदर लिवर जो है फैटी लिवर से आगे बढ़ते हुए फाइब्रोसिस की तरफ निकलने की तैयारी करता है, या फिर हार्ट डिजीज बन जाएगा, या फिर डायबिटीज आ जाएगा, बीपी आ जाएगा, तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। और अब तो आप देखेंगे कि पीसीओएस, हर 3 में से एक महिला को वर्ल्ड वाइड पीसीओएस है ना। अब पीसीओएस का नाम बदल दिया है मेडिकल साइंस ने और वो कहती है पीएमओएस है, जो मेरे गुरुदेव डॉक्टर पांडे तो पता नहीं कब से कहते आ रहे थे, दैट इट इज पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। तो यानी कि जो हम डायबिटीज के लिए समझ रहे हैं ये इक्विवेलेंटली लागू होता है पीएमओएस के लिए, यानी कि पीसीओएस के लिए भी। तो ये कोई ओवरीज की समस्या नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म की समस्या है। हाँ, इसके पीछे एक मुख्य कारण हमारे इमोशंस रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, जिसकी वजह से पीएमओएस जनरली आ जाता है, और साथ के साथ मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम रही है। तो हमें ये समझना है कि हम मेटाबॉलिज्म पे जब काम करते हैं तो तब जाकर के चीजों को हम रिवाइव कर पाते हैं। क्या रात को देर से सोना डायबिटीज को बढ़ा देता है? जी, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको हर एक चीज को लिवर के साथ जोड़ के देखना है, क्योंकि मैं डायबिटीज को एक लिवर डिजीज बता रहा हूँ। तो रात का जो काल है वो पित्त का काल है। जो पर्सन रात को लेट सोएगा या नाइट ड्यूटी करेंगे, अब मैं जैसे ये वर्ड बोल रहा हूँ मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, वो उसमें कहेंगे कि अब रात को जगने वालों को जीने का कोई हक नहीं है क्या, रात को जगने वाले और जो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं वो क्या, वो जीवित ही ना रहे क्या, आपने तो ऐसी बात बोल दी। तो बिल्कुल मैं इस चीज को भी क्लैरिफाई साथ के साथ करता चलूंगा। अनफॉर्चुनेटली रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है। हफ्ते में एक आधा दिन आप जग जाएंगे तो बॉडी बड़ी मुश्किलों से मैनेज करेगी, बहुत मुश्किलों से, और रोज जगेंगे मुसीबत है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई साधन नहीं है। हाँ, आप वेगस नर्व स्टिमुलेट कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप लेट नाइट में अगर जगे हुए हैं तो भोजन मत करिए जगह जगह, शाम में लास्ट भोजन कर लीजिए, पूरी रात भोजन मत करिए, सुबह होने पे ही अगला भोजन करिए। आप ये सब प्रयास कर सकते हैं, हाइड्रेट रख सकते हैं अपने आप को, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे ऐसा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति ने हमें रात को जगने के लिए बनाया ही नहीं है, रात सोने के लिए है। रात के 9 बजे से रात के 2 बजे तक जो भी सो जाता है सही तरीके से, उसका गोल ब्लैडर और उसका लिवर दोनों के दोनों स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ये गोल ब्लैडर और लिवर का समय है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी कहती है और ये आयुर्वेद भी कहता है। पित्त का काल होता है ये। आप पित्त के काल में जगे रहेंगे तो बॉडी अपना काम कैसे कर पाएगी? आप बॉडी को अपना काम करने दीजिए, पित्त नहीं बढ़ेगा और आपको तरह तरह के रोग नहीं होंगे। फैटी लिवर नहीं होएगा, फैटी लिवर नहीं होएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होएगा तो डायबिटीज भी नहीं होएगी। इसका पूरा सीधा सीधा लिंक है। और अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है, वो अपनी रात की नींद अच्छी कर ले, उसके कई रास्ते हैं, वो यहाँ पर तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम कभी नींद के ऊपर बात करेंगे, स्लीप के ऊपर, तो जिनको नींद की समस्या है वो कैसे ठीक कर सकते हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ से ये समझ ले कि अगर वो अपनी नींद को सही करने जाए तो वो अल्टीमेटली अपनी डायबिटीज को ठीक करने जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को हीलिंग मोड में लेकर के जा रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जा रहे हैं, तो हमें हील होना ही है।
डायबिटीज का मरीज सुबह उठ करके सबसे पहले क्या खाए पिए? तो इसके लिए छोटा सा हम रूटीन सुबह का समझ लेते हैं। अगर आपने सुबह का पूछा है, सुबह उठ करके सबसे पहले उसको अपने आप को हाइड्रेट करना है, उस पर्सन को। इवन हम सभी के लिए ये रूटीन होना चाहिए। चाहे हम नींबू पानी पी लें, चाहे हम हल्दी पानी पी लें। हल्दी पानी जैसे ही नाम लेता हूँ, सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ और तरह के विचार आने लगेंगे। सबके मन में ऐसा होने लगेगा कि अच्छा, हल्दी पानी मतलब वो कच्ची हल्दी लेकर के उसको ये कर दिया, वो कर दिया, काढ़ा बनाने लग जाते हैं लोग। मैं हल्दी पानी की बात कर रहा हूँ, हल्दी के काढ़े की बात नहीं कर रहा हूँ। सो हल्दी पानी आप पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं, सौंफ वाला पानी पी सकते हैं। अब यही कोई पानी मलाइका अरोड़ा खान पीती हुई दिख जाती है आपको, तो आप पी लेते। चाहे भले ही उससे पहले हम रात को पिज़्ज़ा खा के सोए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, और हम पिएँगे पानी सुबह-सुबह ये वाला अपना उठते ही। तो ऐसा नहीं करना है। आपका रात का भोजन अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तब जाकर के सुबह का डिटॉक्स वाटर काम भी करता है। 1 से 2 गिलास पानी आप सुबह उठ करके तरह-तरह के आप पी सकते हैं, कोई सा भी। टोटल में 1 से 2 गिलास। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जाकर के आपका जो पहली चीज़ होनी चाहिए जो आप करें, वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स 4 या 5 तरह के खाएँगे, रेनबो वाले कलर्स, मतलब अलग-अलग तरह के, नहीं। हमारा शरीर ऐसे काम नहीं करता है, और हमें भारतीय होना है, इंडियन मत बनिए, वेस्टर्न मत बनिए। ये 4-4 तरह के फल, 5-5 तरह के फल वेस्टर्न कंट्रीज़ वालों के कांसेप्ट हैं, हमारे नहीं। हमारा कांसेप्ट क्या है? हमारे देश में किसान होता था, और किसान का बड़ा सिंपल सा फंडा है। उसको कोई एक तरह का फल मिलता था, वो भी सीज़नल, है ना? वो उसको एन्जॉय करता था, खाता था, उसके बाद पका हुआ भोजन लेता था, और उसके बाद वो अपने काम पे चला जाता था। ऐसा नहीं होता था कि वो ये कहे कि भाई मेरे को तो पहले 4 तरह के अलग-अलग फल चाहिए, है ना? उसमें मुझे विटामिन सी वाला भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सभी तरह के फल लूँगा तब मैं जाकर के कुछ ना कुछ और काम करूँगा। तो आप कोई एक तरह का फल लीजिए, 4 तरह की कैटेगरी होती हैं, जिसमें स्वीट फ्रूट, सिट्रस, सेमी सिट्रस और मेलन। अगर मेलन ले रहे हैं आप, मस्क मेलन या वाटरमेलन ले रहे हैं, वैसे तो अभी बारिशों का समय आ गया है, हमें उसको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा अवॉइड ही करने की, क्योंकि अब उसका सीज़न जा रहा है। लेकिन आप पपाया ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, तो सिर्फ़ मेलन लेंगे या पपाया लेंगे, ठीक है? तो उसी को एन्जॉय करेंगे, अगले दिन दूसरा फल। एक दिन में एक ही तरह का फल लीजिए, अच्छे से उसको क्वांटिटी में लेके एन्जॉय करिए, इतने सारे फल एक साथ मत लीजिए। तो ऐसे आप अलग-अलग फैमिलीज़ को लीजिए, आप बिल्कुल रॉन्ग कॉम्बिनेशन मत करिए, विरुद्ध आहार मत लीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि एक तरफ हम संतरा खा रहे हैं और एक तरफ हम तरबूज खा रहे हैं, तो बिल्कुल ही विरुद्ध आहार है ये। तो मतलब रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स मत लीजिए आप एक साथ। आप कोई एक ही तरह का फल लीजिए और उसको अच्छे से खाइए, जो आपको सूट भी करता हो, जो आपको अच्छा भी लगता हो, जो आपके मन को भी प्रसन्नता देता हो। उसके बाद जाकर के आपको जो भी समय सही लगे, वैसे तो जितना जल्दी करेंगे उतना उत्तम, लेकिन जो समय सही लगे आप उसमें पका हुआ भोजन ज़रूर लें, जिसमें आपका दाल-चावल भी हो सकता है, दाल-रोटी भी हो सकता है, जिसमें सांभर और डोसा भी हो सकता है, जिसमें सांभर को बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं, बहुत ज़्यादा मसाला, तीखा ऐसा नहीं डालना है आपने, है ना? बिल्कुल सिंपल दाल की तरह वो सांभर को बनाइए और प्लेन डोसा लीजिए। कम से कम तेल में बनाए हुए डोसे को लीजिए, कोई उसमें आलू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा सांभर, कम डोसा, ये प्रयास करिए। और जैसे अगर आप दाल-चावल ले रहे हैं तो 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी चावल। चावल को कटोरी में लीजिए, फिर थाली में उल्टा करिए। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट इंटरव्यू में भी डिस्कस करी हुई हैं हमारे पॉडकास्ट में। लेकिन मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दाल का चीला, बेसन का चीला, जिसमें प्रोटीन है, उस चीज़ को अपने उस थाली में, भोजन में, पहले भोजन में, सुबह के भोजन में ज़रूर रखें और उसको ज़्यादा लें, क्योंकि आगे आने वाले जो पूरे दिन के भोजन हैं, ये लाइट हो जाएँगे। सिर्फ यही मील आपको अच्छे से करना है, बढ़िया करना है, जिसके बाद आपका पूरा दिन एनर्जी में जाने वाला है और आपको सुबह अच्छा भोजन चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, सुबह-सुबह हमें बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप दाल बना रहे हैं बहुत ज़्यादा तड़के नहीं लगा कर के, बॉयल हुई हुई दाल, उसपे हल्का-सा तड़का ऐड हुआ हो, वो इनफ है ना? और आपको अगर चिकनाहट के लिए कोई चीज़ लेनी है तो वो है प्योर वैदिक पद्धति से निकला हुआ घृत। मैं घर पे निकले हुए घृत की बात नहीं कर रहा हूँ। वो एक ओरा होता है, एक गौशाला से वैदिक पद्धति से निकले हुए घृत को आपको लेके आना है। थोड़ा-सा आपने या तो अपनी रोटी पे लगा देना है या दाल में ऊपर से डाल देना है कच्चा।
तो ऐसे करके आपका भोजन पूरा मील डिज़ाइन होगा जिसको आपको सुबह में लेना है। ये मैंने सुबह उठने से लेकर के पहले भोजन तक की 10-11 बजे तक की बात बताई। जी। जी, आपने अभी ये बताया कि देसी घी खाना चाहिए, तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को पूरे दिन में? आप देखेंगे कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लेता हूँ, सुबह-सुबह लिवर डिटॉक्स हो रहा होता है। मैंने अगर कोई तली भुनी चीज़ ले ली, है ना? तो लिवर को अब काम करना पड़ेगा, बाइल प्रोड्यूस करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसकी फंक्शनिंग थोड़ी-सी स्लो डाउन होएगी क्योंकि जिस टाइम उसको डिटॉक्स करना था, उस टाइम मैंने उसको कुछ ना कुछ काम पे लगा दिया। लेकिन वहीं इसका बिल्कुल ऑपोज़िट देखूँ, वो है देसी घी। ये अमृत है। ये इतना बड़ा अमृत है, मैं क्या इसका व्याख्यान करूं। ये अपने आप में एक मिरेकल है, कंप्लीट हाइड्रोजन है। कहने का मतलब देसी घी आप जैसे ही लेंगे, ये आपके लिवर को, ये नहीं कि मतलब उसकी एनर्जी को लगवाएगा, ये नहीं कि उसको काम पे लगा देगा, ये आपके लिवर को सपोर्ट करना चालू कर देगा, बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करने लग जाएगा। लिवर के लिए वरदान है हमारा देसी घी। और दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि मेरा तो वजन ज्यादा है, मैं आपको बोल सकता हूँ देसी घी खाने से वजन कम होता है, मेंटेन होता है। जिनका वजन कम है उनका मेंटेन होएगा, जिनका वजन ज्यादा है उनका कम होएगा। तो देसी घी अपने आप में वरदान है। अब कितना लेना चाहिए? आप शुरुआत कर रहे हैं या आगे के लिए भी, आधा चम्मच सुबह की थाली में, आधा चम्मच रात की थाली में, एक दिन में 1 चम्मच औषधि के रूप में रोज लेना चाहिए। हर फीमेल को रोज लेना चाहिए, है ना? और देसी घी लोगों को प्योर मिल नहीं पाता है, प्योर मिल नहीं पाता है, तो थोड़ा-सा देख के परख करके खुद जाना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल भी तो जाते हैं ना, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप गौशाला भी अपने नियर बाय में जाइए, जहाँ पे नंदी है, जहाँ पे उसको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, जहाँ पे बछड़ों को भी सही केयर मिलती है, देसी गौ माता को भी सही तरीके से रखा जाता है। आप कहेंगे ऐसी गौशालाएँ कहाँ हैं? बिल्कुल हैं। आप डिमांड करेंगे, सप्लाई मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम सबके परम गुरुदेव राजीव दीक्षित जी कह के गए हैं। आप सही डिमांड तो करिए, आपको सप्लाई मिलने लगेगी, केयर होने लगेगी। गौ माता को बचाना ज़रूरी है अगर पर्यावरण को बचाना है तो। जी। तो देसी घी सुबह आधा चम्मच और शाम को भी आधा चम्मच भोजन में। जी। क्या डायबिटीज के मरीजों को आम, केला, अंगूर खाने चाहिए? जैसे कि मैंने पहले बताया, आम और केला कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए, कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। 2 से 3 महीना उसको अपने दवाई कैसे धीरे-धीरे कम हो पाए, अपने डॉक्टर की मदद से भी और खुद से भी वो कैसे कर पाएँ, वो खुद को एडुकेट करते हुए अपनी हीलिंग जर्नी में आते हुए, उस समय तक तो उनको अपने आम और केले को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। उसके बाद जब शुगर अच्छे से मैनेज हो जाती है नेचुरल मीन से ही, जब उनके लाइफस्टाइल से ही सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं शुगर को, तो तब जाकर के वो कभी-कभार बीच-बीच में इसको एन्जॉय करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज के लिए जरूरी है या कितना सही है? तो ये प्रश्न को मैं इस नज़र से देखता हूँ कि हमारे भीतर एक ब्रह्म है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुझको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। द गॉड इज सिटिंग इनसाइड अस, और वो जब बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, दैट मीन्स भूख लगी है। वो जब बोलेगा मुझे भूख नहीं लगी है, दैट मीन्स भूख नहीं लगी है। बस इतनी सिंपल है हमारी ज़िंदगी और इतना सिंपल है हमारी समस्याएं। हमने उसको जटिल कर दिया, हमने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। करना क्या होगा? आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या मुझे इस समय भूख लगी है? आप उसी समय उस मील को ले लीजिए। अगर भूख नहीं लगी है तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा रुक जाइए। 1-2 दिन ऐसा करने में लग जाएंगे। अगर आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, तो सैटरडे संडे में स्टार्ट करिए जब आपकी छुट्टी है। अपने आप से पूछिए, ये एक तरह का मेडिटेशन है, ये एक तरह का व्रत है। जब आप अपने आप से पूछ करके और भूख लगने पे ही भोजन को करते हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी भी तरह की फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं पड़ सकती है। हमारे पूर्वज कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते थे, भूख लगने पे खा लेते थे और ना भूख लगने पे नहीं खाते थे। आपने अभी पीछे अमित शाह जी का, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। उन्होंने बोला जितना चाहिए उतना भोजन, जैसा चाहिए वैसा भोजन,
जितना चाहिए उतना पानी, जैसा चाहिए वैसा पानी, जितनी चाहिए उतनी नींद और जैसी चाहिए वैसी नींद लेकर के मैं आज अपनी समस्या से बाहर आकर के बिना दवाइयों के आपके सामने खड़ा हूं। तो ये डायबिटीज के ऊपर उन्होंने बोला, और आज उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन भी करा है, वो हेल्दी भी हुए हैं। तो आप इसी को एग्जाम्पल लेकर के देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे पूर्वज जीवित नहीं रहे थे, वो जीवित रहे थे क्योंकि वो अपनी सुनते थे। आपको भी अपनी सुनना स्टार्ट करना है, तड़पाना नहीं है। ओ 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो मैंने वचन दिया था अपने डाइटिशियन को, तो 14 आवर्स से पहले तो ब्रेक नहीं करूं, ऐसा नहीं। भूख लगी है 0 to 10 के स्केल पे, अगर इफ योर हंगर इज एट 2, अगर भूख 2 पे लगी है तो भोजन कर लीजिए। अदरवाइज अगर ये 8 पे पहुंच गई भूख आपकी, तो आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे, समस्या बढ़ जाएगी, समझिए इस बात को। तो आप ओवर ईटिंग से बचने चाहिए, इंटरमिटेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपका पहला मील अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा बहुत फास्टिंग हो जाएगी, क्योंकि 6-7 घंटे बाद ही दोबारा भूख लगेगी आपको। तो 7.5 घंटे का गैप जब 2 मील में आने लगेगा, अपने आप से आएगा, आप जबरदस्ती मत लाइए, अपने आप से जब ये आने लगेगा तब जाकर के आपको किसी फास्टिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप 2 जून भोजन पे होंगे, जो हमारे इस देश की, भारत वर्ष की विधा है। डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए चलना ज्यादा जरूरी होता है या जिम करना जरूरी होता है? तो मूवमेंट इज मेडिसिन, मैं ये कहना चाहूंगा, मूवमेंट इज मेडिसिन। मूव करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना, जिम करना, मैं इसको उतना जरूरी हर पर्सन के लिए नहीं मानता हूं। किसी किसी को लगेगा कि मेरे को तो एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, ध्यान दीजिएगा मेरे इन शब्दों पे, अच्छा लगता है, तो उनके लिए एक्सरसाइज करना अच्छा है। कोई ये कहेगा कि मेरे लिए तो ना कुछ ऐसा है कि योग करना मुझे अच्छा लगता है, तो उसके लिए योग करना अच्छा है, चलने से भी ज्यादा अच्छा है। कोई कहेगा मुझे तो ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए डांस करना अच्छा है। कोई ये कहेगा कि मेरे लिए जुम्बा अच्छा है, तो जुम्बा अच्छा है। कोई कहेगा मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे तो कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स खेलना अच्छा है। कोई कहेगा कि भाई मुझे नॉर्मली वॉक करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए नॉर्मली वॉक करना अच्छा है। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर आप अपने मन के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो डायबिटीज को आप सही नहीं कर पाएंगे। टेम्परेली आप अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे जोर जबरदस्ती से, वापस बढ़ जाएगा। तो आप जिस चीज में आपको खुशी मिलती है उस तरह के मूवमेंट को जरूर रखिए। सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, सिटिंग इज मोर हार्मफुल देन स्मोकिंग। आप स्मोकिंग कर लें ज्यादा बेटर है, अगर पूरे दिन बैठे रह गए तो स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये लेटेस्ट रिसर्चेस कह रही हैं। तो कहने का मतलब है आप मूव करते रहिए, कैसा भी मूवमेंट आपको अच्छा लगता है, खुश रहिए। खुश रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप बाहर आ पाएंगे अपने रोग पे। मैं देखता हूं ना, बड़े सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस पे, आनंदमय कोश पे कोई बात ही नहीं करता है। खुश रहेंगे तब आप संपूर्ण रहेंगे, परिपूर्ण रहेंगे, आप अपने रोगों से ओवरकम कर पाएंगे, अदरवाइज तो कहानी वहीं फंसी रहेगी। दिन में कितने कदम चलना डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके लिए जरूरी होता है? मैं यूं कहूंगा कि इसमें हम कोई भी चीज को नापे नहीं कि इतने कदम या उतने कदम, अदरवाइज हर किसी की कैपेसिटी और हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। 7 नंबर का जूता हर किसी को फिट नहीं आएगा। इसको हम दूसरी नजर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बैठा रहता है पूरे दिन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरे दिन बैठे रहने का काम है, उसको बीच बीच में हर 1 घंटे में थोड़ी देर के लिए खड़े होना चाहिए। अगर कोई खड़े रहता है तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में चलना चाहिए, एक राउंड ले लेना चाहिए, अपने घर में ही, अपने ऑफिस में ही, अपने इधर उधर में ही थोड़ा सा वॉक करते रहना चाहिए। अगर किसी का चलने का ज्यादा काम है और वो कोई चलता है तो उसको ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, थोड़ा तेज चलना चाहिए। अगर कोई तेज चलता है ऑलरेडी, उसको थोड़ा सा समय निकाल करके थोड़ा सा जॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, कच्चे मैदान में दौड़ना चाहिए, पार्क में घास पे दौड़ना चाहिए, सुबह उठ के जाना चाहिए। और अगर कोई ये करता है उसके बाद उसको कोई डिफरेंट मूवमेंट्स पसंद हैं, तो योगा और तरह तरह की जिमिंग, डांस या जो भी स्पोर्ट्स में वो जाना चाहता है उसको उसको ऐड करना चाहिए। तो हर किसी को अपने लेवल के अकॉर्डिंगली एक नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ना चाहिए मूवमेंट में। किन मरीजों में शुगर चेक करने की ज्यादा जरूरत होती है और कितने टाइम पीरियड बाद में शुगर चेक करनी चाहिए? मेरे हिसाब से
हर किसी को शुगर चेक करने की ज़रूरत होती है, जो भी इंसान अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। जो परिवर्तन नहीं लेके आ रहे हैं, उनके लिए तो उनके डॉक्टर सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन एज़ एन हेल्थ एजुकेटर मैं बोलूँगा, जो डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं एलोपैथिक, उसके साथ-साथ अपने लाइफ़स्टाइल को बेटर कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। अगर मेडिकल साइंस इसको डिज़ीज़ बोल भी रहा है, तो वो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ बोल रहा है। अगर आप लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन लेके आ रहे हैं क्योंकि आप बेहतर होना चाहते हैं, इससे ओवरकम करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या चल रहा है। आप कहेंगे इससे तो हमें एक भय उत्पन्न हो जाएगा, डर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होएगा। आप बेहतर की तरफ जाएंगे। अगर आपका रास्ता सही है, तो आपका शुगर भी धीरे धीरे मेंटेन होता चला जाएगा, कम आता चला जाएगा, और आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। ऐसा मैं रोज कर पा रहा हूँ। आप बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको रेगुलरली मॉनिटर करना शुगर को बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन में एक बार ही चेक करना चाहिए, भोजन करने के 2 से ढाई घंटे बाद, जिसको आप पीपी कह लीजिए या रैंडम कह लीजिए। थोड़ा देर बाद अगर आप करते हैं, तो रैंडम शुगर आपको एक बार ही रोज चेक करनी चाहिए, जिससे एक आइडिया चलता रहे आपको कि क्या हो रहा है। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं, कोई भी कारण है आपके पास, तो एक दिन छोड़ के एक दिन करना चाहिए, या वो भी नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 बारी तो करना ही चाहिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, फास्टिंग, पीपी या HbA1c? मेरे अनुसार तो सभी केसेस के लिए अलग अलग होता है। फास्टिंग शुगर की अपने आप में एक महत्वता है उन लोगों के लिए जो कि जिनका शुगर थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का है, जो सुबह में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, भोजन करने के बाद उतना नहीं बढ़ता है। उन लोगों में एक कुछ स्पेसिफिक ग्रुप में फास्टिंग वाला होता है। लेकिन ज्यादा जो मेन है मेरे अनुसार, वो है रैंडम शुगर, या भोजन करने के बाद का जो हम पीपी शुगर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भोजन लेने के बाद ही शुगर बढ़ने लग जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता है। तो वो देखना जरूरी है कि कितना आ रहा है शुगर, एक ये। और दूसरा, HbA1c को एक आइडिया के रूप में जरूर देखे जाना चाहिए। HbA1c अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता है। अगर ओवरऑल बॉडी में ब्लड कम हो गया, एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, और कोई इन्फेक्शन हो गया, तो HbA1c की वैल्यू वेरी कर सकती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मेडिकल साइंस कहती है। तो HbA1c इसलिए पूरे तरीके से रिलायबल नहीं है। अगर आप खाली HbA1c अपने एंड पे देख रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर देख रहा है, तो उसका देखने का नजरिया अलग होगा, क्योंकि उनको ब्लड रिपोर्ट को रीड करना सिखाया जाता है। तो कोरिलेट करते हैं वो क्लिनिकली, और सारे पैरामीटर्स को देख करके पता चल पाता है कि HbA1c क्या बताने का प्रयास कर रहा है। उसके साथ साथ एवरेज ब्लड शुगर यानी कि पीपी और रैंडम, 3 ये जो शुगर्स हैं, ये आप डेली बेसिस पे अपने घर पे देख सकते हैं। जिसमें कि पीपी को आप मेन मानिए, भोजन करने के 2 घंटे बाद की शुगर को अगर आप चेक करते हैं, तो वो आपको एक अच्छा आइडिया दे सकती है कि क्या चल रहा है शरीर में। अगर आपको एक सलाह देनी हो, सिर्फ एक सलाह डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो वो आप क्या देंगे? मैं ये सलाह दूंगा कि सुबह भोजन में प्रोटीन को बढ़ा दीजिए नेचुरल मीन से, वेजिटेरियन सोर्स से, जो कि हैं दालें। दालें यानी कि पल्सेस, लेंटिल्स और बीन्स, ये सब चीज़ों से आप प्रोटीन को बढ़ाइए, और उसके बाद 7.5 घंटे का गैप दे दीजिए दूसरे भोजन में। बीच में कुछ ना लें, सिर्फ पानी लें, हल्दी पानी, नींबू पानी, नॉर्मल पानी, या फिर कभी कभार कोकोनट वाटर, दैट्स इट। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप डायबिटीज से बहुत तेजी से, जल्दी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसमें स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल है, तो उसका भी ध्यान रखें। क्या डायबिटीज में चाय पी जा सकती है? चाय किसी भी चीज में नहीं पी जा सकती। चाय में कैफीन होता है, चाय पत्ती में। कुछ लोग बोलेंगे ब्लैक टी पी लें क्या, नहीं। चाय में कैफीन होता है, वो न्यूरोटॉक्सिन है अपने आप में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मेडिकल साइंस बोलती है। और उसके बाद चाय बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो हमारे लिवर को भी खराब करती है। एंड डायबिटीज इज अ लिवर डिजीज, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो आप चाय जितना ज्यादा पियेंगे, उतना ज्यादा डायबिटीज का खतरा बढ़ता चला जाएगा, और लिवर कमजोर होता चला जाएगा धीरे धीरे। एक ऐसा सुपर फूड जो आप डायबिटिक पेशेंट को रोज खाने को कहेंगे? इस समय इस सीजन में है जामुन, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जो जामुन कर सकता है डायबिटीज वालों के लिए, वो कोई और चीज नहीं कर सकती है, पहली चीज। दूसरी, एक और बता देता हूं, सत्तू। इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम जो सत्तू कर सकता है, सत्तू ड्रिंक, वो कोई और नहीं कर सकता। सत्तू के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है,
क्योंकि सत्तू अपने आप में एक मैजिक है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फोलेट भी है। और सत्तू हमारा 8.5 एमिनो एसिड्स उसके अंदर है, ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोटीन में गिनती होती है। जो थोड़ा सा उसमें एमिनो एसिड नहीं है वो चावल में मिल जाता है हमें। तो सत्तू भारत का वे प्रोटीन है। जितना अच्छा प्रोटीन आप लेंगे उतना अच्छा आपका शुगर मेटाबोलाइज भी हो पाएगी, इंसुलिन को भी समय मिल पाएगा और आपकी बॉडी में सेटाइटी लेवल बन पाएगा और आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो पाएगा और आपके लिवर को भी सपोर्ट मिल पाएगा। तो आपने एक चीज पूछी थी, आई एम रियली सॉरी, मैं 2 चीजें बता रहा हूँ, जामुन और सत्तू। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप डायबिटीज के मरीजों को तुरंत बंद करने को कहेंगे? जितना भी हमारा रिफाइंड फूड है और डेयरी प्रोडक्ट है, 2 चीजें ये जल्दी बंद होनी चाहिए। रिफाइंड में पैकेज प्रोसेस जितनी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो ब्रेड है, एनीथिंग विच इज रिफाइंड दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट, देसी घी छोड़ के बाकी सब बंद होना चाहिए। कब तक? जब तक आपको प्योर नहीं मिलता है और रेगुलर बेसिस पे आप ना ही लें तो ज़्यादा बेटर है। आगे जब आप ठीक हो जाएंगे तो कभी कभार आप एंजॉय कर सकते हैं। आप गौशालाओं से जुड़िए, वहां पे जाके जब आपको शुद्ध मिलेगा तो आप कभी कभार एंजॉय करेंगे, अच्छा भी लगेगा और शरीर उसको सपोर्ट भी करेगा। हमारा शरीर डाइवर्सिटी खोजता है, हमारा गट डाइवर्सिटी खोजता है, जिसमें मतलब विविधताएं चाहिए, अलग अलग तरह का भोजन चाहिए। एक ही तरह की चीज आप रोज खाते चलेंगे वैसे भी बीमार पड़ जाएंगे। आंखों पर डायबिटीज का पहला असर कब दिखाई देता है? कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज की समस्या आती ही नहीं है, डायग्नोज ही नहीं होती है और एक लंबे टाइम बाद जाकर के कैटरेक्ट आ जाता है। क्योंकि ये भी समस्या तो है तो वही, लेकिन डायबिटीज वाले को आंखों की समस्या आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और उसमें पहले धुंधला दिखाई देने लग जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे जैसे जाला आंखों के आगे आ जाता है जैसे कैटरेक्ट में होता है। ऐसी समस्याएं आ सकती हैं और इवन ड्राइनेस आने लगती है, किसी को फंगल इन्फेक्शन आने लगता है आंखों पे। तो इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। डायबिटीज के मरीज को किडनी डैमेज का खतरा कब शुरू होता है? डायबिटीज के जितने पेशेंट्स हैं उनको किडनी का खतरा तो उसी दिन चालू हो जाता है जिस दिन से वो दवाई लेना चालू करते हैं। और ये एक्चुअल में तब होता है जब शरीर पूरा हार मान लेता है, हिम्मत छोड़ देता है, और तब जाकर के वो सिम्टम्स हमें किडनी के फॉर्म में भी दिखने लग जाते हैं। हमारे जब यूरिन में झाग बनने लगती है ना, और जरूरत से ज्यादा, एक होता है कि झाग बनना कई बार वो नेचुरल भी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब झाग बनने लग जाती है और स्मेल आने लगती है उस यूरिन में से, कुछ ऐसी स्मेल जैसे कि एक खटास, एक सौर स्मेल आने लग जाती है, खट्टी स्मेल आने लग जाती है, तो आप समझ जाइए कि धीरे धीरे किडनी के ऊपर भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि डायबिटीज अब आपके लिए खतरा बन गई है? डायबिटिक न्यूरोपैथी जब ये होने लग जाए, यानी कि टिंगलिंग इफेक्ट, जैसे आप मेरे हाथ देख पा रहे हैं इस समय, हाथ ऐसे करके धीरे 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 ऐसे हिलने लगेंगे, तो ये जो टिंगलिंग इफेक्ट है, झन्नाने लगेंगे हाथ, ये अपने आप में दिखा रहा है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है। उसके बाद अगर कोई चोट लग गई शरीर में और वो हील नहीं हो रही है, देर लग रही है, वो भी एक चीज दिखा रहा है। और तीसरा, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिन आना, ये भी अपने आप में एक समस्या है, ज्यादा बड़ी समस्या है। डायबिटीज का मैनेजमेंट किस तरीके से आसानी से किया जा सकता है? जब आपके रात के भोजन में एक दिन छोड़ के एक दिन खिचड़ी खाएंगे जो कि सत्व गुणों से संपूर्ण हो, सात्विक खिचड़ी की बात कर रहा हूं, कुछ लोग उसमें पार्टी करने बैठ जाते हैं खिचड़ी के नाम पे, इतनी सब्जियां, मटर, गाजर, जबकि गाजर सर्दियों की वेजिटेबल है, मटर अभी होता ही नहीं है, फ्रोजन मटर डालने बैठ जाते हैं, कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। तो आपको बिल्कुल दाल और चावल, यानी कि मूंग धुली दाल, येलो वाली जो दाल होती है हमारी, उसको और चावल को लेकर के, जिसमें चावल कम दाल ज्यादा और पतली खिचड़ी, इसको लेकर के जब आप खाते हैं, उस पर थोड़ा सा देसी घी डाल के एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप रात में खाते हैं, आपका रात का भोजन अच्छा हो जाता है, सुबह आपका पेट अच्छे से साफ होता है, कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगती है, पेट हल्का होने लगता है, सुबह की भूख आपकी अच्छी हो जाती है, अच्छा एपेटाइट, अच्छा हंगर हो जाता है, उसमें आप संपूर्ण भोजन करते हैं तो आप पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं
और रात होते-होते तक जब आप दोबारा से खिचड़ी खाते हैं या फिर सिंपल सब्जी और रोटी, सब्जी कौन-सी जो सीज़नल हो, जो आसानी से सुपाच्य है, और रोटी कौन-सी जो अच्छे आटे की, अच्छे गेहूँ की, मल्टीग्रेन नहीं, अच्छे गेहूँ की, उसमें सत्तू का पाउडर डाल के भी आप ले सकते हैं। गेहूँ सूट नहीं होती तो किसी न किसी मिलेट का आटा भी ले सकते हैं, बदल-बदल के आप ले सकते हैं। तो जब आप ऐसा रूटीन अपना रखते हैं, तो आपका डायबिटीज़ बड़े आराम से आपको निदान मिलने लगता है, मैनेज होने लगता है। थोड़ा-सा पेशेंस लगेगा डायबिटीज़ में। आप सोचेंगे कि 2-4 दिन में कुछ मिरेकल हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको मिरेक्युलस डाइट्स भी फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, जिसको आप लंबे समय तक फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगा, आप इस वाले पैटर्न पे चल के धीरे-धीरे महीने से 2 महीने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देख सकते हैं और ये सस्टेनेबल है। क्योंकि आप रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल पे ही रहेंगे ना, ज़िंदगी भर आपने यही खाना है और आप यही खाते आए हैं, तो जब आप यही खाएँगे, तो आप सस्टेन कर पाएँगे, मैनेज कर पाएँगे और आप अपनी समस्या से ओवरकम भी कर पाएँगे। शुगर स्पाइक ना करे, इसके लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है या क्या करें? शुगर स्पाइक ना करे, उसके लिए आप भोजन को चबा कर के खाएँ। भोजन करने से पहले उसको इन्वोक द डिवाइन, यानी कि प्रार्थना करें, ग्रैटिट्यूड दें उस भोजन को और डीप ब्रीथ करें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। ऐसा 4 से 5 बारी करें और फिर भोजन की शुरुआत करें। और भोजन को जब करें तो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। सामने टीवी चल रहा होता है, मोबाइल देख रहे होते हैं, कोई शोर मचा रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, नहीं। पूरा ध्यान भोजन में और अपने भोजन को इतना चबाएँ कि वो पानी बन जाए। 15 से 20 मिनट मिनिमम भोजन को करने में लगाएँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो शुगर है, जो ग्लूकोज़ है, जो जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके माउथ में, मुँह में ही मेटाबॉलाइज़ होने लगेगा और जल्दी करके शुगर स्पाइक नहीं करेगा। दाल-चावल का आपने ज़िक्र करा, जबकि चावल तो शुगर बढ़ाता है, शुगर स्पाइक करती है चावल खाने से तो। भारत का सर्वश्रेष्ठ फूड भोजन दाल और चावल है। जो लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन भोजन में तो प्रोटीन कहाँ से होगा, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप गूगल करिए, क्योंकि आपको गूगल की भाषा जल्दी समझ आ जाएगी। आप लिखिए क्या दाल चावल में प्रोटीन होता है, तो लिखा हुआ मिलेगा संपूर्ण प्रोटीन होता है, कंप्लीट एमिनो एसिड्स मिलते हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी उसमें मिल जाते हैं। सो दाल और चावल, जो अमीनो एसिड दाल में होता है वो चावल में नहीं होता और जो चावल में होता है वो दाल में नहीं होता, और ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को संपूर्ण कर देते हैं। अब चावल खाने से डायबिटीज कैसे बढ़ जाती है किसी की? आप चावल गलत खा रहे हैं, आप बासमती राइस खा रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, जनरली बता देता हूँ। परिमल चावल, सोना मसूरी चावल, इस तरह के जो लोकल राइस हैं जो कि पेस्टिसाइड फ्री हों, जो कि जिनको पॉलिश ना किया गया हो, जिनको बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं किया गया हो, उन चावलों को लेकर के आप लीजिए। उसका मांड मत निकालिए बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत निकालना चाहे निकाल लीजिए। उसके बाद चावल को कटोरी में लीजिए, उस चावल से ज्यादा दाल लीजिए। पहले 1 कटोरी दाल को खा करके अपने भोजन की शुरुआत करिए, फिर दूसरी कटोरी दाल लेकर के साथ में 1 कटोरी चावल लेकर के भोजन करिए। जब आपको और भूख लगे तो 1 कटोरी चावल जब आप और लेंगे तो तीसरी कटोरी दाल की ऐड होगी। जब आप इस तरीके से दाल चावल खाएंगे या उसी चावल को खिचड़ी में खाएंगे, लेट मी टेल यू, वो शुगर नहीं बढ़ाएगा। भारत के सभी हॉस्पिटल्स में खिचड़ी मिलती है और उसमें चावल डलता है, वहां पे हम ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? हमारे भारत की विधा है ये, दाल चावल से जुदा नहीं कर सकता है हमें कोई। और दाल और चावल से शुगर बढ़ जाए, हमारे खाने का तरीका गलत है, वो भोजन गलत नहीं है। आप उसको चबा के खाएं, आप उसको पूरा का पूरा इन्वोक द डिवाइन करके प्रार्थना करके खाएं, आप उसको समय लगा करके खाएं, आप उस पे आप उस भोजन के एक निवाले से दूसरे निवाले के बीच में थोड़ा सा रुकें। हम ऐसे खाते हैं जैसे किसी और का मुंह है, हमारा मुंह ही नहीं है ये। हम लगातार खा रहे होते हैं, एक गिराई अभी हमने उठाई है और दूसरी गिराई हमारे मुंह में चल रही है, हम उसको चबा रहे हैं। आप एक गिराई को पूरा होने दीजिए, एक निवाले को पूरा होने दीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, तब दूसरा निवाला उठाइए। आप विश्वास रख के चलिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जापान, चाइना, ये सारे देश इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। उनकी बाइट छोटी है, हमारे तो चम्मच भी बड़े बड़े हो गए हैं। आप चम्मच का साइज छोटा रखिए, बेबी स्पून लीजिए अगर चम्मच से खाना है।
वैसे तो हाथ से खाइए, नहीं खा सकते हैं बेबी स्पून लीजिए। आपकी थाली का साइज छोटा रखिए, बार-बार डाल लीजिए, भोजन चलेगा, आपका पेट जल्दी भरेगा। आप कम चावल खाएंगे, चावल बुरा नहीं है, चावल ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, गलत तरीके से खाना या गलत चावल बुरा है। सिकंदर जी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने आम जनता के सवालों का जवाब दिया जो कि उनके मन में हमेशा उठते रहते हैं और वो हमारे पास भेजते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू अन्ना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।